जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फान का मुकाबला उस बंदी से हुआ जिसने लिन फान की अज़ुर ड्रैगन मार्शल सोल को चुराकर उसे खत्म कर दिया था। इस बार भी वो बंदी लिन फान को मारना चाहती थी, मगर लिन फान ने बाजी पलट के रख दी। वो अज़ुर ड्रैगन स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हुए एंशिएंट सोल स्पिरिट को भी हासिल कर लेता है। साथ ही लिन फान 4 सिटीज अलायंस का लीडर भी बन चुका था और तो और तीनों सिटी लॉर्ड अपनी अर्निंग का 50% प्रॉफिट भी उसे देने के लिए राजी हो गए। भले ही लिन फान उस नकाब वाली बंदी को मार नहीं पाया, लेकिन लिन फान के हिसाब से ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बाइजी को देख पाते हैं, जो कि जैसे तैसे एक लोकेशन पर पहुंच गया था। वो कहता है कि मेरी टीम ने यहीं पर सभी को मिलने बुलाया था, मगर यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। और उतने में उसे टेबल पर एक पर्ची मिल जाती है, जिस पर बाइजी के लीडर का पैगाम था कि 1 घंटे के अंदर सभी लोग 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में पहुँच जाओ। वहाँ पर तुम्हें चुपके से एक घेरा लगाना होगा। जो भी लोग माउंटेन में देरी से आएंगे वो अपने सिर खुद ही काट देना, क्योंकि मैं तो ये काम बहुत ब्रूटली करूंगी। और इस लेटर को किंगचेंग नाम की बंदी ने साइन किया था, जिसके लिए बाइजी काम करता है। बाइजी तो बेचारा इस लेटर को पढ़कर ही परेशान हो गया। वो कह रहा था कि उस मनहूस 10,000 ग्रेट माउंटेन से तो मैं जैसे तैसे जिंदा बच के वापिस आया हूँ, और ये पागल औरत मुझे दोबारा से वही बुला रही। हद हो गई यार, मुझे अब फिर से उसी सड़े हुए माउंटेन पर जाना होगा। जिसके बाद वो बेचारा जैसे तैसे दुखी चाल चल के माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। इधर लिन फान भी 10,000 ग्रेट माउंटेन से घर आ चुका था, मगर उसने देखा कि उसकी सिस्टर लिनिया और डुगुलिन की पार्टी चल रही। लिनिया और दारू के नशे में धुत होकर डुगुलिन से कह रही थी कि चलो मैं तुम्हें अपने बेवकूफ भाई का एक और किस्सा सुनाती हूँ। पता है जब वो 6 साल का था तब भी अपना बिस्तर गिला किया करता। उस पगलेट को तो इतनी भी अकल नहीं थी कि सुसु बाहर जाकर करनी चाहिए। अब वो लिन फान की कुछ और सीक्रेट रिवील कर पाई, इससे पहले लिन फान उसे रोकते हुए कहने लगा कि मेरी प्यारी बहन देखो मैं वापस आ गया। उसे अपने सामने देखते ही लिनिया वाइन का मटका उसके हाथ में थमाते हुए कहने लगी कि अच्छा तो तुम्हें घर वापस आने का भी मालूम है। साथ ही साथ उसका कान मरोड़ती हुई उससे कहने लगी कि तुम अपनी बड़ी बहन को बिना कुछ इन्फॉर्म करे ही उस भयानक इलाके में चले गए। क्या तुम में ज्यादा चर्बी चढ़ गई थी? यहाँ पर बेचारे लिन फान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो कहता है रहम मालिक रहम, ये नौकर कभी दोबारा से ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। लिन फान का ऐसा रवैया देखकर बायराओ को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वहीं पर लिन फान चेन जुआन से कहने लगा कि मेरे भाई प्लीज मेरी मदद कर, मगर चेन जुआन को भी लिनियाओ से काफी ज्यादा डर लगता था, इसलिए वो कहता है सॉरी भाई, मगर मुझे इस झमेले में नहीं फंसना। अगर कोई और होता तो शायद मैं तेरी मदद भी करता, लेकिन इस लिनियाओ से पंगे लेने में कोई समझदारी नहीं। ये कब क्या करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जिस पर लिन फान कहने लगा बेवकूफ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जल्दी से मेरी सिस्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिखा दे ताकि इसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। तो ज़ाओचेन को याद आ जाता है कि अरे हाँ, सिटी लॉर्ड्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शायद लिन फान उसी की बात कर रहा है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी पतलून में छुपा के रखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर लिनियाओ को दिखाने लगा। तो उससे पूछती है इसका क्या मतलब है? मैं इतनी नशे में हूँ कि इसे पढ़ भी नहीं पाऊंगी। जिस पर चेनजोन कह रहा था कि ये हमारे लिन फान का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि उसने सिटी लॉर्ड्स के साथ साइन किया था। दरअसल तीनों ग्रेट सिटीज के लॉर्ड लिन फान को उनके सालाना अर्निंग का 50% देने के लिए राजी हो गए। जो सुनते साथ ही लिनिया तुरंत ही वो कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली पढ़ने लगी। इधर लिन फान डुगलिन से कह रहा था बताओ मोहतरमा आप यहाँ पर क्यों आई थी? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरी सिस्टर से मेरे बारे में जानकारी हासिल करना चाहती थी, मगर मेरी सिस्टर तो बेचारी बहुत ही भोली है, उसे इस सब में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर डुगलिन कह रही थी कि तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल भी भोली नहीं, मैंने जो बढ़िया क्वालिटी एक्सपेंसिव वाइन लाई थी उसने वो तुरंत ही गटक ली, लेकिन उसके बदले में मुझे कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बस तुम्हारी बचपन की बड़ी ही बेकार सी कहानियाँ बता कर वो मेरा भेजा फ्राई कर रही थी। सच बताओ तो यहाँ आकर मेरा नुकसान हो गया। जिस पर लिन फान कहता है वो मेरी सिस्टर है, तुम्हें उसकी कोई बात पता नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे कुछ सवाल है तो सीधा मुझसे पूछो, मेरी फैमिली को तंग करने की कोई जरूरत नहीं। खैर बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई थी? जिस पर डुगलिन बताने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आई थी। दरअसल एक बंदे के पास फिनिक्स बर्ड की मार्शल सोल है, मगर फिलहाल वो बंदा किसी मुसीबत में फंस चुका। अब ये बात लिन फान को भी काफी ज्यादा दिलचस्प लगी, इसीलिए वो डुगलिन से प्राइवेट में बात करता है। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ मुझे इस फिनिक्स बर्ड मार्शल सोल के इनहेरिटर के साथ क्या करना है।
है, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। जिस पर डुगुलिन कहने लगी कि वो बंदा 4 सीक्रेट फैमिलीज में से एक है। तो क्या तुम्हें अभी भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं? तो लिनफान बता रहा था कि मैं तो इन 4 सीक्रेट फैमिलीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वैसे भी इस मैटर में इन्वॉल्व होने से हमारा कोई फायदा भी नहीं होने वाला, तो बेवजह अपना वक्त जाया क्यों करे। जिस पर डुगुलिन कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 सीक्रेट फैमिलीज के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन बतानी होगी जो कि मुझे दिलचस्प लगे। जिस पर लिनफान कह रहा था, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में क्या हुआ था वो सब बता दूंगा, और बदले में तुम मुझे मेरे काम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जिस पर डुगुलिन हंसते हुए कहने लगी कि लिनफान, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अंकल जाओ को माउंटेन्स में इसलिए भेजा था ताकि वो तुम्हारे लिए खाना पका सके? अरे नहीं बुद्धू, उन्हें तो इसलिए भेजा ताकि वो तुम्हारी हर एक चाल और इंसिडेंट पर नजर रख पाए। तो लिनफान बता रहा था, हाँ ये बात तो मैं ऑलरेडी जानता था, इसलिए तो मैंने बाद में अंकल जाओ को माउंटेन की सैर करने के लिए भेज दिया था, यानी कि उनके पास भी कोई खास इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिलेगी। जो सुनकर डुगुलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लिनफान ने उसके सारे मैनिपुलेशन प्लान पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद डुगुलिन लाइन पर आके बताने लगी कि 4 डिवाइन बीस्ट हमेशा से ही हमारी इस मार्शल वर्ल्ड को डोमिनेट करते आए, और फिर इन चारों ग्रेट फैमिलीज ने उन्हें अपना बना लिया। इन चारों बीस्ट को इन चारों ग्रेट फैमिलीज ने आपस में बांट लिया था, और उसके बाद से ये चारों बीस्ट उन फैमिलीज के साथ पीसफुली रहने लगे। इन्होंने एक साथ मिलकर कई सारी जीत हासिल की और कई सारी हार का भी मुकाबला किया, और इसी वजह से इन चारों ग्रेट फैमिलीज के इनहेरिटर काफी ज्यादा स्पेशल हैं। जो सुनकर लिनफान कह रहा था कि उन चारों ग्रेट फैमिलीज के बारे में तो तुम्हें काफी कुछ पता है, मेरे ख्याल से तुम उनके पास मौजूद डिवाइन बीस्ट की सोल्स में इंटरेस्टेड हो। अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है कि कहीं तुम उनके साथ कुछ गलत न कर दो। जिस पर डुगुलिन जवाब देते हुए कहने लगी कि लिनफान, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि उन्हें लेकर मेरे कोई गलत इरादे नहीं है। खैर, मैंने तुम्हें चारों ग्रेट फैमिलीज के बारे में सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारी बारी। चलो बताओ 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में क्या क्या हुआ था? जिस पर लिनफान जवाब देते हुए कहने लगा कि कुछ ऐसा खास तो नहीं हुआ, बस मैंने एक सोल स्पिरिट को सबड्यू किया है। सोल स्पिरिट का जिक्र सुनते ही डुगुलिन तो शॉक होकर अपनी जगह से ही उठ गई। वो कह रही थी कि तुम उसी सोल स्पिरिट की बात कर रहे हो ना जो 10,000 साल में एक बार पैदा होता? ये तो सबसे रेयरेस्ट सोल मानी जाती। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये सोल स्पिरिट सभी बीस्ट को कमांड दे सकती। इस दुनिया में कई ऐसे पावरफुल कल्टिवेटर्स होंगे जो इस सोल स्पिरिट की एक झलक देखने के लिए जिंदगी भर इनकी तलाश करते हैं, और तुमने तो इस सोल स्पिरिट को बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। लिनफान को समझ आ चुका था कि ये बंदी उस सोल स्पिरिट में काफी ज्यादा दिलचस्प है, तो लिनफान तुरंत ही उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? वैसे चाहो तो मैं अभी उस सोल स्पिरिट को तुम्हारे सामने ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इसके लिए डुगुलिन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती, लिनफान, मेरे ख्याल से पहले तुमने उस फिनिक्स मार्शल सोल के इनहेरिटर से मिलना चाहिए। वो बंदा तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। जिस पर लिनफान कह रहा था, पता नहीं उस बंदे को मेरे साथ क्या काम होगा। तो डुगुलिन कहती, वो सिर्फ ऐसे ही लोगों पर ट्रस्ट करता है जिनके पास डिवाइन बीस्ट की मार्शल सोल हो, और तुम्हारे पास तो ऐसे ही 2 सोल्स हैं। जिस पर लिनफान कह रहा था, डुगुलिन, शायद तुम उस बंदे से कुछ भी उगलवा नहीं पाई, इसलिए तो तुम मुझे उसके पास ले जाना चाहती हो। खैर चलो बताओ, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? अभी जाकर हम उससे बात करेंगे। तो डुगुलिन उसे बताने लगी कि उस बंदे की जान को खतरा था, इसलिए मैंने उसे एक ऐसी सीक्रेट जगह पर छुपा के रखा जिसे हमारे दुश्मन बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। साथ ही साथ मैंने उस जगह पर कई सारे फॉर्मेशंस भी सेटअप किए हैं जिन्हें मेरे अलावा और कोई भी डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। जिसके बाद डुगुलिन लिनफान को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने इनहेरिटर को छुपा के रखा था, मगर उसने देखा कि वहाँ पर तो ऑलरेडी तबाही मची है। किसी ने डुगुलिन के सभी फॉर्मेशंस को ब्रेक करके इनहेरिटर को किडनैप कर लिया था। वहाँ का नजारा देख लिनफान कहता है, डुगुलिन, थोड़ी देर पहले ही तुम बड़ी बड़ी बातें फेंक रही थी, और देखो जरा तुम्हारी फॉर्मेशंस की क्या हालत हो गई। जिस पर डुगुलिन उसे गुस्से में बताने लगी कि इस लोकेशन के बारे में मेरे अलावा और किसी को पता नहीं था, मगर फिर भी पता नहीं कैसे इमॉर्टल फॉरेस्ट के लोगों ने इसे ढूंढ लिया। इधर लिनफान सोचता है कि इमॉर्टल फॉरेस्ट वाले लोग शायद उसी मास्क वाली बंदी के लिए काम करते होंगे जिसने मेरी मार्शल सोल चुराई थी। साथ ही लिनफान ने नोटिस किया कि यहाँ पर इतना कुछ बर्बाद हो गया
गया, मगर हैरत की बात ये थी कि ये सब किसी की नजरों में भी नहीं आया। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ब्लड भी गिरा हुआ था। तो लिन फन डुगलिन को बताता है कि उन लोगों ने हमारे लिए एक ट्रेल छोड़ दिया है, तो अब अगर हमें उन्हें पकड़ना है तो इस ब्लड ट्रेल को फॉलो करना होगा। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिन फन इस ब्लड ट्रेसेस को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच चुका था। वो सोचता है कि आज ही मैं इस 10,000 ग्रेट माउंटेन से अपने घर वापस गया था और रात में दोबारा से मुझे यहीं पर वापस लौटना पड़ा। पता नहीं ये ग्रेट माउंटेन्स मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं। यहाँ पर बार बार आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और उतने में ही उसने डुगुलिन को भी रोक दिया। वो भी थोड़ी सी परेशान होकर उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, यहाँ पर कोई गड़बड़ है क्या। जिस पर लिन फन बताता है कि कुछ दिनों से 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में काफी कुछ हलचल हो रही। वैसे तो डर के मारे पहला यहाँ पर कोई आता भी नहीं था, मगर अब यहाँ पर तुम्हें हर जगह ह्यूमंस मिलेंगे। जिसके बाद जोर से कहने लगा कि चलो सब के सब बाहर आ जाओ, मैं सिर्फ 3 तक ही काउंट करूंगा। अगर तुम उससे पहले मेरे सामने नहीं आए तो फिर मुझे मजबूर होकर तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही लिन फन ने अपनी काउंटिंग करना शुरू कर दी। दरअसल उस जगह पर ढेर सारे असासिन छुपे हुए थे। वो अपने टीम के साथ डिस्कस करते कि हमने इमॉर्टल फॉरेस्ट की सबसे स्पेशल कंसीलमेंट टेक्निक का यूज किया है। इस टेक्निक के होते हुए ये बंदा हमें कभी भी ढूंढ नहीं सकता। ये तो बस बेवजह ही हमें डराने की कोशिश कर रहा। और उतने में लिन फन की काउंटिंग पूरी हो चुकी थी। ऐसा होते साथ ही जंगल में मौजूद भेड़ियों ने उन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। डुगलिन काफी ज्यादा शॉक होकर कह रही थी कि लिन फन ये भेड़िए तो तुम्हारी कमांड को फॉलो कर रहे हैं, मगर ये सब तो इम्पॉसिबल है। जिस पर लिन फन कह रहा था अरे हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, दरअसल मैं अब 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की भेड़ियों का राजा बन चुका हूँ। जो सुनते ही डुगलिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गई। इधर वो असासिन कह रहे थे चलो जल्दी से लिन फन पर अटैक करेंगे, और फिर उन सभी लोगों ने मिलकर लिन फन पर जंप लगा दी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अकेला बंदा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, मगर तब तक लिन फन भी अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था। वो वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए इन तीनों को घायल कर काफी पीछे पुश कर देता है। और फिर लिन फन की एक और स्ट्राइक में ही वो लोग मारे गए। अब यहाँ पर लिन फन कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुटकी बजाते ही फॉरेस्ट की बेलों ने उन लोगों की लाशों को गायब कर दिया। इस तरह से तो इमॉर्टल फॉरेस्ट के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके असासिन्स तो ऑलरेडी मर चुके हैं। इधर लिन फन डुगलिन से कह रहा था कि इमॉर्टल फॉरेस्ट के लोग काफी ज्यादा बेफिक्रे हैं। वो कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बार नहीं सोचते, लेकिन मेरा काम करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। मुझे अपनी मिशन पूरा करते हुए रायता फैलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इधर डुगलिन कहने लगी लिन फन मेरे ख्याल से 10,000 ग्रेट माउंटेन की ये ट्रिप तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। यहाँ से तुम्हें काफी सारी रेयर चीजें हासिल हुई है। और उतने में ही बाइसी जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए लिन फन के सामने पहुंच गया। दरअसल वो भी अपने असासिन साथियों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ आया था, मगर उसके यहाँ पहुँचने से पहले लिन फन ने उनकी लाशें गायब कर दी थी। यहाँ पर बाइजी तो लिन फन को अपने सामने देखकर डर के मारे ही पीछे हटने लगता है। वो तो पहले ही यहाँ के जानवरों के हाथों पूरी तरह से टूट फूट गया था, और ऐसे में लिन फन के हाथों अगर उसने एक भी पंच खाया तो मारा जाएगा। इधर लिन फन को लगता है कि शायद ये बंदा भी इमॉर्टल फॉरेस्ट के असासिन के साथ मिला हुआ है, इसलिए तुरंत ही उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मगर तभी बाइजी उसे बताता है मेरे भाई देखो मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुमसे मिलने आया था। दरअसल उस दिन तुम्हारे साथ एक बंदा था जिसने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई थी। तुम्हें तो याद ही होगा उस दिन जब मैं गड्ढे में गिरा था तब तुम्हारे दोस्त ने मुझे पानी पिलाया था। क्या प्लीज तुम मुझे उस बंदे का नाम बता सकते हो? दरअसल मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। मेरा नाम बाइजी है और मैं एहसान फरामोश तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने मेरी मदद की तो मैं भी उस बंदे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बाइजी वैसे तो अपने दोस्तों से मिलने आया था, लेकिन लिन फन को देखते ही उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई। वैसे तो लिन फन काफी ज्यादा शातिर है, लेकिन बाइजी की खस्ता हालत और उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर लिन फन भी उसके झांसे में आ गया। वो बाइजी से कहता है कि उस दिन मेरे दोस्त चेन जुआन ने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम डोंगलिन सिटी जा सकते हो। वहाँ पर चेन जुआन काफी ज्यादा फेमस है। अगर तुम उसके बारे में किसी से भी पूछोगे तो वो लोग तुम्हें चेन जुआन के पास पहुँचा देंगे। जो सुनते साथ ही बाइजी लिन फन का शुक्रिया अदा करते हुए डोंगलिन सिटी की तरफ रवाना हो गया। अब ये बंदा वाकई डोंगलिन सिटी जाएगा या कुछ और करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इधर लिन फन डुगलिन से कहने लगा कि हमें जल्दी से उस फिनिक्स इनहेरिटर को ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं फॉरेस्ट मैंशन के लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा। अब ये लोग उसकी तलाश में जाने वाले थे कि तभी इन्हें आसमान में एक फिनिक्स बर्ड नजर आया, जो कि मेरे ख्याल से उसी इनहेरिटर की डिवाइन मार्शल सोल होगी, जो कि काफी तेजी के साथ आसमान में ग्लो करने लगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।